सर्वप्रथम आप सभी सुधी जनों को मेरा नमन। मैं मेघना राय, शोधार्थी महात्मा गांधी का आश्रम विद्यापीठ वाराणसी से हूँ। मैं आपके समक्ष प्रकृति और साहित्य विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रकृति साहित्य जगत में साधन नहीं अपितु साथी के रूप में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही है। वस्तुतः प्रकृति और मानव का संबंध उतना ही पुराना है जितना कि सृष्टि के उद्भव और विकास के इतिहास का। यदि हम साहित्य के इतिहास पर नजर डालें तो संस्कृत साहित्य ही क्या, संपूर्ण भारतीय साहित्य में प्रकृति सहचरी के रूप में विचरण कर रही है। साहित्य मानव जीवन का प्रतिबिंब है और इस प्रतिबिंब में उसकी सहचरी प्रकृति का प्रतिबिंब होना स्वाभाविक है। विश्व के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद से ही हमें प्रकृति की सुदृढ़ परंपरा दिखाई पड़ती है, जहाँ उषा की कल्पना एक कुमारी बालक के रूप में करते हुए सूर्य को उसका प्रेमी बताया गया है। आदि कवि वाल्मीकि प्रकृति के रोमांचकारी प्रभाव से भलीभांति परिचित थे। इसी से मानवीय भावनाओं के उद्दीपन में उन्होंने प्रकृति का आश्रय लिया। अपभ्रंश के परवर्ती युग में अब्दुल रहमान जैसे कवियों ने प्रकृति को साहित्य में स्थान दिया। आदिकाल में प्रकृति रासो ग्रंथों के रचयिताओं के सौंदर्य निरूपण में सहायक बनती है, तो कहीं भक्त वही प्रकृति भक्ति काल में जैसे कि अमर कृति पद्मावत में पीयूषु कहे संदेशरा हे भौरा हे काक कहती नजर आती है। रीतिकाल के केशव ने रसिक प्रिया में प्रकृति का सुरम्य चित्रण किया, वहीं आधुनिक काल में आते आते छायावाद ने प्रकृति का मानवीकरण ही कर डाला। जहाँ निराला कहते हैं दिल सावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तदुपरांत प्रगतिवाद में अज्ञेय का ये कहना कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई हुई तट की कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला सा कि सुना है, या मेरे प्यार मैला है। तट की कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं पूछ। इस प्रकार हम देखते हैं कि समय के साथ साथ साहित्य में उपमान भी बदलते रहे हैं। संभवतः इसी कारण वर्तमान समय में प्रकृति सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, वेंटिलेटर जैसे शब्दों से साहित्य में परिभाषित हो रही है। कहने का आशय यह है कि देश काल परिस्थिति अनुसार साहित्य में प्रकृति की भाषा अवश्य बदलती रही है, लेकिन वह अपने लक्ष्य सौंदर्य बोध से कदापि भ्रमित नहीं हुई है। आज हमें प्रकृति को विजयी भाव से नहीं देखना है और ऐसे रचनात्मक साहित्य का सृजन करना है जिससे मानवता शर्मसार ना हो। आज के कोरोना काल ने हमें लॉक अवश्य किया है, पर हमें डाउन नहीं होने दिया है। इसी से साहित्य जगत में ऐसे साहित्य सृजन हो रहे हैं जिनके शब्द मानवता व इंसानियत की भावनाओं की भाषा गढ़ रहे हैं, जो एक सशक्त राष्ट्र बनने में अपना योगदान दे रहे हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। डॉक्टर सुजाता मखदूम, हिंदी सहायक प्राध्यापिका, सरकारी प्रथम स्तरीय महाविद्यालय दांडेली, कर्नाटक। हिंदी परिषद शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय बेंगलुरु तथा विश्व हिंदी संस्थान कनाडा के संयुक्त तत्वावधान में 30 मई 2020 को आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार के संयोजकों को सादर अभिनंदन तथा धन्यवाद अर्पित करते हुए मैं अपना विषय रखने जा रही हूँ। मेरा विषय है हिंदी कविता में प्रकृति के विभिन्न रूप। यूं प्रकृति सदैव साहित्यकारों के लिए प्रेरणादायी रही है। हर अवस्था में सुख दुख, मिलन बिछोह, आशा निराशा, विजय पराजय, आस्था अनास्था, संघर्ष, हर स्थिति में कवि साहित्यकार
प्रकृति से अपने आप को संप्रेषित पाता है। आज के युग की अत्यंत भयावह महामारी कोरोना कोविड-19 जिसने संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में ले लिया है, संपूर्ण मनुकुल जिसके कारण एक प्रकार के आतंकित माहौल में श्वास लेने को मजबूर है, साहित्यकार इन स्थितियों, परिस्थितियों, परिणामों से भी अछूते नहीं होंगे। आने वाले समय में इस महामारी के दुष्परिणामों के चित्रण कदाचित दशकों तक साहित्य में चित्रित किए जाएंगे। यूँ हिंदी कविता की बात करें तो हिंदी कविता प्रकृति पर ही आधारित रही, या यूँ कहना चाहिए कि प्रकृति का और हिंदी कविता का इतना घनिष्ठ संबंध रहा है कि मानो प्रकृति के बिना कविता का कोई अस्तित्व नहीं है और प्रकृति विहीन कविता के अस्तित्व को कवि स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपक तुपे, विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर, और मेरे शोध का विषय है, प्रपत्र का विषय है, उसने कहा था कहानी में चित्रित प्रासंगिकता। नमस्कार दोस्तों, आज हम उसने कहा था कहानी में चित्रित प्रासंगिकता इस विषय पर चर्चा करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन में 3 ही कहानियाँ लिखी है। उसमें उसने कहा था, बुद्धू का काटा और सुखमय जीवन। लेकिन उसमें एकमात्र ऐसी कहानी है कि जो उसने कहा था कहानी 100 साल बाद भी जीवंत और अमर कहानी है। कोविड-19 महामारी के दौर में कई बीमार व्यक्ति इस कोविड की या कोरोना की बीमारी से जूझ रहे हैं, और हम सभी इस बीमार व्यक्तियों के साथ प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए, बल्कि उसका विरोध या उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखित उसने कहा था कहानी में ऐसे ही उदात्त प्रेम की संकल्पना साकार की है। एक ऐसा प्रेम, आज प्रेम की परिभाषा बदल चुकी है, लेकिन गुलेरी की प्रेम की परिभाषा और आज की प्रेम भाषा में बहुत अंतर है। समाज में शुद्ध एवं पवित्र प्रेम की स्थापना करना और अपने कर्तव्य एवं प्रेम के निर्वाह के लिए वह प्रेमी अपना बलिदान देता है, यही शुद्ध या पवित्र प्रेम कहलाता है। यानी उसने कहा था कहानी में एक लहना सिंह नाम का एक नायक है। यह नायक एक छोटी सी अमृतसर के बाजार में मिली बालिका से प्रेम करता है और अपने बचपन में प्रेम करता है और उसे पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। यह सवाल वो बार बार करता है। इससे तंग आकर वो ये कहता है कि हाँ, वो लड़की कहती है कि हाँ हो गई। देखते नहीं, ये हरे रंग का गड़ा हुआ सालू। और इससे बाद में वो सेना में भर्ती हो जाता है और एक दिन लाम पर जाते समय जो उसके पति हैं, वो पति उसे अपने घर से होकर साथ चलने के लिए फोन करते हैं, और तब वो सूबेदारनी इस लैना सिंह को यानी अपने प्रेमी को तुरंत पहचानती है और उसे मिलकर अपने
उसका बेटा बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह के प्राणों की भीख मांगती है और उसके प्राणों की हिफाजत करने के लिए कहती है, और वो उसके प्राणों की हिफाजत करता है। जर्मन और अंग्रेज के युद्ध के दौरान यानी द्वितीय विश्व युद्ध में ये लैना सिंह मर जाता है, यानी उसमें वह सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालकर एक गोली उसे जांग में लग जाती है और एक गोली उसे उसके फसली में लग जाती है। फिर भी वो बोधा सिंह और हजारा सिंह की जान हर हालत में बचाता है। वो जो सेना की गाड़ी एम्बुलेंस आई है उसमें भी नहीं जाता है, इन दोनों को भेज देता है और पीछे वो वजीरा सिंह उसे पानी पिला देता है और उसके ही गोद में उसे लगता है कि मैं भाई के गोद में अंतिम सांस ले रहा हूँ, वैसी गोद में वो अंतिम सांस लेता है। कोविड-19 इस महामारी के दौर में कई बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी से, कोरोना की बीमारी से जूझ रहे हैं। हम सभी इस बीमार व्यक्तियों के साथ ऐसा ही प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार लैना सिंह को ये ज्ञात होते हुए भी उसकी प्रेमिका शादीशुदा है, वो उसे झूठ बोल चुकी थी बचपन में, बावजूद इसके वो उसके प्रेम के खातिर उसने कहा था का वचन निभाता है और उसके पति और बेटे यानी बोधा सिंह और हजारा सिंह की जान बचाता है और खुद प्रेम के खातिर बलिदान देता है। आज 100 साल बाद भी कहानी ये संदेश देती है कि एक दूसरे के साथ प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए, ताकि संकट कितना भी गंभीर और गहरा क्यों न हो, लेकिन ये कहानी प्रेम का संदेश देती है और इस दृष्टि से यह कहानी प्रासंगिक है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज हम इस कोरोना की बीमारी में बीमार व्यक्ति के साथ नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि उनके साथ प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए और यही प्रेम भरा व्यवहार कहानी का उदात्त तत्व है। जो नायक अपने प्रेम के खातिर बलिदान देता है, अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति ने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कोरोना जैसे बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को मदद यानी प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए। यही इस कहानी की प्रासंगिकता है। धन्यवाद। दोस्तों, इस वेब सेमिनार में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव, यूनिवर्सिटी कॉलेज मैंगलोर हिंदी विभाग से बोल रहा हूं। मैं इस सेमिनार के संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका विषय है बहुभाषी समाज में हिंदी का महत्व। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, भारत एक विशाल देश है जिसके पास बहुत धार्मिक, बहुत सांस्कृतिक और बहुभाषी मूल्य समाहित हैं। इस देश में हर लोगों की अपनी भाषा है, अपनी बोली है, अपनी संस्कृति है, अपना रहन सहन है, अपना खान पान है, जो सदियों से अक्षुण्ण रूप में हमारे समाज में मौजूद है। सभी का काम अपने अपने भाषा और संस्कृति से चलता है, उसमें किसी का अवरोध और विरोध नहीं होता है। लेकिन जब हिंदी की बात आती है तो ये बात सामने आती है कि हिंदी किसी एक विशेष क्षेत्र, किसी एक विशेष जाति, किसी एक विशेष धर्म या एक किसी विशेष समुदाय की भाषा न होकर ये पूरे भारत की भाषा है, जिसको तहे दिल से उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक लोगों ने स्वीकार किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक हिंदी के बढ़ावा से क्षेत्रीय भाषाओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा या संकट में पड़ जाएगा, लेकिन ये हम सबको जानना चाहिए कि इस देश में हर प्रांत की, सिर्फ प्रांत की नहीं, आप कह सकते हैं कि हर जिले की, हर क्षेत्र की भाषा और बोली बदल जाती है, जिसके संदर्भ में कहा भी गया है कि कोस कोस पे भाषा बदले 10 कोस पे पानी। मतलब ये है कि उसके जो रूप है वो थोड़ा बहुत बदल जाता है। लेकिन
इन विभिन्न तरह के भाषाओं के महाजाल के बीच एक केंद्रीय भाषा के रूप में हम जिस भाषा को स्वीकार करते हैं वो हिंदी है। ये तो हमको मानना पड़ेगा। आदिकाल से लेकर और आधुनिक काल तक आप कह सकते हैं कि जो व्यवहार की भाषा थी, वाणिज्य और व्यापार की भाषा थी, लोगों से जो जुड़ने की भाषा थी, वो हिंदी थी। इसका रूप भले अलग रहा, कभी ये संस्कृत था, कभी पाली थी, कभी प्रकृत था, लेकिन ये एक कह सकते हैं एक ब्रिज भाषा, पुल भाषा का काम करती रही और लोगों का जो माध्यम था वो माध्यम इस भाषा से बना रहा, संपर्क बना रहा। और इस भाषा के होने से आप कह सकते हैं कि जो हमारी सामाजिक दूरियां थी, हमारी जो राजनीतिक दूरियां थी, जो हमारी साहित्यिक दूरियां थी, वो दूरियां कम हुई। और इस भाषा के संदर्भ में तो हम कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कि ये भाषा विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं के समूह का एक ऐसा सूत्र है जिसमें हर किसी की रंगत दिखाई देती है, हर भाषा की मिठास दिखाई पड़ती है। इसके बनने में आप कह सकते हैं कि हजारों वर्षों का समय लगा है और इस हजारों वर्षों के समय में इस भाषा ने आज एक ऐसा स्वरूप अख्तियार किया है कि यह सिर्फ भारत में नहीं, आप कह सकते हैं कि भारत के बाहर भी लगभग ये 200 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। वहां इसकी शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, इसके साहित्य को स्वीकार किया जा रहा है। अब इसमें सिर्फ कबीर, तुलसी, रहीम और प्रेमचंद ही नहीं पढ़ाए जाते हैं, अब इसमें नए नए विचारों को प्रस्तुत किया जा रहा है। यह भाषा आज व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, वेब, इंटरनेट सभी के द्वारा समान रूप से ही स्वीकार की जा रही है। यह भाषा आज कह सकते हैं कि विज्ञापन में, फिल्मों में, खेल में, मतलब समाज के जितने भी आप कह सकते हैं कि आधुनिक संसाधन हो सकते हैं, उस संसाधन में यह अपना स्थान बहुत ही तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो हमें भी इस भाषा को एक आदर देना चाहिए, एक सम्मान देना चाहिए और ये मानना चाहिए कि जो हमें डराते हैं कि हिंदी के बढ़ने से भारत की क्षेत्रीय भाषाएं खत्म हो जाएगी या उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। मातृभाषा होती है, वो मन की भाषा होती है, वो दिल की भाषा होती है और जो हिंदी है वो कह सकते हैं हमारे मुंह की भाषा है, हमारे सम्मान की भाषा है, हमारे राष्ट्र की भाषा है। तो इसको भी उतना ही महत्व देना चाहिए, तभी ही एक भारत के हम बेहतर स्वरूप की, एक भारत के बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राजलक्ष्मी खरे नेशनल हिलव्यू पब्लिक स्कूल में हिंदी विभाग की अध्यापिका हूँ। वैसे तो टीचर्स का काम सिर्फ बोलना ही होता है, मगर फिर भी मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, अध्यापिका ज़रूर हूँ। आजकल एक ऐसी महामारी ने हम सबको इतना परेशान कर रखा है कि अब सांस लेने से डर लगने लगा है, किसी से मिलने से डर लगने लगा है। इसी विषय पर अपनी कलम से चंद शब्द आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने आज का शीर्षक दिया है पॉजिटिव अफर्मेशन। पिछले 3 महीनों से हर समय हमेशा यही सुनने को मिलता है, कोरोना कोरोना कोरोना। पहला लॉकडाउन 3 मई तक, दूसरा लॉकडाउन 17 मई तक और तीसरा लॉकडाउन 31 मई तक। हाँ, इसमें थोड़ी ढील अब ज़रूर हो गई है, मगर हमारे अंदर ढेर सारे सवाल हैं। आखिर ये हुआ क्यों और अब हम क्या करें और कब तक करें? बस जरा सा अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। क्या मतलब है? आप सबको लग रहा होगा क्या मैं आप सबके ऊपर उंगली उठा रही हूँ या मैं आप सबको इसका उत्तरदायी मानती हूँ? जी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सब लोग कहते हैं चाइना की देन है, मगर यहाँ पर मैं अपना दृष्टिकोण, सिर्फ अपना दृष्टिकोण रख रही हूँ। मुझे लगता है कि हमारी गलतियों की सज़ा है। पहले जहाँ ये प्रकृति पूजी जाती थी, हम उस समय की बात करते हैं जब हमारे दादा दादी कहते थे, अरे सूर्यास्त हो गया, पेड़ को मत छुओ, पेड़ सो गया है। इतना सम्मान था पेड़ के प्रति, अन्न के प्रति इतना सम्मान था। अरे अरे, नाली में खाना मत डालना, अगले जन्म में नाली के कीड़े बनोगे। ये
बच्चों को डराने का एक तरीका था कि अन्य के प्रति सम्मान करो। हम इस संस्कार से आए हैं। आज क्या होता है, खाना नहीं पसंद नहीं आया, फेंक दो, हम ऑर्डर करेंगे एक मोटा सा चीज वाला पिज्जा या बर्गर्स। ये गलती किसकी है? हमारी ही तो है ना। हमने ही अन्न का आदर करना छोड़ दिया। जहाँ देखिए वहाँ पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाने हैं, फैक्ट्रीज बनानी है। तो गलती किसकी है? हमारी ही तो है ना। हमारा शरीर जो कि 5 तत्वों से मिलकर बना होता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जल होता है, हाँ पानी होता है। क्या हमने पानी की इज्जत करी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नदियों को गंदा करने लगे, फैक्ट्रीज का कचरा डालने लगे, प्लास्टिक्स डालने लगे। जिस तरह हमारे अंदर सब्र की एक सीमा होती है, वैसे ही प्रकृति के अंदर भी सब्र की एक सीमा होती है। बस उसने एक करवट ली और सब बदल गया। हम घर का खाना खाना सीख गए, हम पेड़ों से प्यार करने लगे। आज सोचने लगे हैं कि घर में जो बीज है ना, उसको ही गमले में डाल देते हैं, देखो एक पौधा तो निकलेगा, है ना बदलाव। जहाँ हम सारे दिन एक दूसरे को कोसते रहते थे, आज सबके लिए दुआ मांगने लगे हैं, भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं, हे भगवान दया करो। किस बात की दया? दया ये करो कि इस महामारी से हम सबको मुक्ति मिल जाए। मैं कहना ये चाहती हूँ कि स्वार्थ खत्म हो गया तो क्या इस तरह से कोरोना से हमको छुट्टी मिल जाएगी? छुट्टी तो हमको मिलेगी। आखिर हमारे अंदर भारत की मिट्टी जो है, गंगा का पानी जो है, मगर अभी भी हम सबको अपने अंदर थोड़ा और बदलाव लाना है, बस थोड़ा सा और। हमें सोचना है अच्छा, हमें बोलना है अच्छा। जैसे आज का हमारा दिन बहुत अच्छा बीता, आज हमने बहुत अच्छा मेडिटेशन किया और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मगर इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा। कहते हैं इसको पॉजिटिव अफर्मेशन, यानी जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। सबको हमारी बात से थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा और थोड़ा ये सोच रहे हो कि आखिर मैं बताना क्या चाहती हूँ। क्या हम लोग पेपर से, न्यूज से सबसे रिश्ता नाता तोड़ लें? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमको अपने देश की समस्याओं के साथ जुड़ना पड़ता है, मगर उसकी माला नहीं जपनी पड़ती। हमको माला ये जपनी है कि सब अच्छा है और सब अच्छा हो जाएगा, ये विश्वास रखना है। तो आज से हम लोग अपने आप के लिए एक संकल्प करते हैं कि हम अच्छा बोलेंगे और अच्छा सोचेंगे। हमें इस महामारी से मुक्ति जरूर मिलेगी और हम सब लोग फिर से नाचेंगे, फिर से गाएंगे, फिर से सड़कों पे भीड़ होगी, फिर से बच्चे स्कूल आएंगे, फिर से परीक्षाएं होंगी और टीचर्स, हाँ हम टीचर्स फिर से दौड़ते भागते नजर आएंगे विद्यालय के प्रांगण में। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ रहें, घर के अंदर रहें और जल्दी से हम सब लोग स्कूल में मिलें। थैंक यू सो मच। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वंदना मिश्र श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय में हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको इस कार्यशाला में मेरा शोध आलेख, जिसका नाम है वर्तमान परिदृश्य और हिंदी साहित्य का महत्व। मित्रों, ये मेरे द्वारा लिखा गया लेख है, जिससे मैंने सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया है। संदर्भ ग्रंथ के रूप में मैंने विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, संप्रेषण के माध्यम, सोशल मीडिया, इसके अलावा इंटरनेट और मेरे स्वयं के अनुभवों का इसमें उपयोग किया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी भूमिका कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। वास्तव में ये बहुत स्पष्ट है कि साहित्य समाज में चलने वाली गतिविधियों का प्रतिध्वनि, प्रतिरूप और प्रतिछाया होता है। इसे साहित्यकार अपनी कलम के माध्यम से अलग अलग विधाओं में विभिन्न तरह से व्यक्त करता है। जैसे अगर हम वर्तमान की समस्या, मजदूरों की समस्या को देखें तो हर साहित्यकार ने अपने अपने अनुसार इस मजदूर की व्यथा और पीड़ा को व्यक्त करा। किसी ने कहानी के माध्यम से, किसी ने कविता के माध्यम से, आगे भी हो सकता है गीतों के माध्यम से इसको व्यक्त किया जाएगा या इस पर फिल्में तैयार हो जाएंगी, पर इसमें साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अगर हम देखते हैं कि आज के इस युग में जबकि महामारियां आती हैं, जाती हैं, तकलीफ होती रहती है, लेकिन ये दुनिया सशक्त और मजबूत है और इंसान की आदत है कि वो हर स्थिति में, हर दुख में उसका मुकाबला करता है और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ता।
आज भी हम यही सब कर रहे हैं। इस सन्नाटे के दौर में हम एक कथाकारी है या एक साहित्यकारी है जो उस व्यथा को, उस सन्नाटे को भी गुलजार कर देता है। इसके अलावा यदि हमको भूतकाल में जाना है तो साहित्य इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष तौर से हिंदी साहित्यकार, क्योंकि साहित्य है जो अतीत में जाता है और इसी के माध्यम से हम आज भी जब गीता को पढ़ते हैं तो गीता के माध्यम से हम महाभारत के इस युग में पहुंच जाते हैं जब हम नहीं थे, या हम जब रामायण को देखते हैं या रामायण को पढ़ते हैं तो सीता व राम के जैसे चरित्र को हम आज भी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। ये सब साहित्य की ही देन है। साहित्य केवल अतीत को ही दिखाने का कार्य नहीं करता, बल्कि यह वर्तमान के परिदृश्य को भी बताता है, उसकी पीड़ा को दर्शाता है और भविष्य में हमें कैसा करना चाहिए इसके लिए वो लेख कहानियों के माध्यम से भविष्य की निधि के रूप में सुरक्षित करता है। साहित्यकार केवल पीड़ा नहीं दर्शाता, अपितु वह अपनी लेखनी के माध्यम से विषम परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता पैदा करता है। वह हमें प्रेरणा देता है। सूचना क्रांति के इस युग में साहित्यकार समाज को अलग अलग माध्यमों से संबल प्रदान कर रहा है। यह भविष्य की बात करता है, सतर्क भी करता है। अतः हम कह सकते हैं कि साहित्य अतीत के अनुभवों से वर्तमान की मरुभूमि पर लिखा गया एक दस्तावेज है, जो कभी कहानी के रूप में, नाटक के रूप में, लेख के रूप में या कविता के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य काल सापेक्ष नहीं होता, बल्कि काल निरपेक्ष होता है। दुनिया में साहित्य सरहद की सीमाओं को नहीं मानता, वह सीमाओं से परे होता है। दुनिया हर देश की अपनी भाषा व साहित्य होता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा हमारी संस्कृति की परिचायक है, उसी प्रकार से अन्य देश की भाषा उनकी साहित्य व संस्कृति की परिचायक होती है। मनुष्य में मनुष्यता होने की संभावना साहित्य के माध्यम से ही पैदा होती है। यदि साहित्य ना होता तो नैतिकता का पतन हो जाता, अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, आध्यात्मिकता की भावना का विनाश होने लगता और मनुष्य के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो सकता था। हर काल में साहित्य का महत्व रहा है, चाहे वह काल रामायण का हो, चाहे वह काल महाभारत का हो, पुराण का हो, चाहे विवेकानंद के व्याख्यान हो, चाहे बुद्ध के सम्यक दर्शन हो। हर काल में साहित्य का अपना एक महत्व रहा है। किसी देश की संस्कृति में समझना है तो वहाँ के साहित्य को हमें समझना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा। साहित्य मनुष्य की समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए कहते हैं कि साहित्य में पीड़ा है, प्रेरणा है, प्रक्रिया है, परिणाम है, परिमार्जन है, परिष्कृत करने की क्षमता है। अर्थात साहित्य अतीत के अनुभवों में वर्तमान की मरुभूमि पर भविष्य का समाधान है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से ही संस्कार है, सद्गति है, सामर्थ्य है, अखंड साम्राज्य का विस्तार है। और अगर इसके लिए उदाहरण देखें तो कार्ल मार्क्स की जो लिखी गई दास कैपिटल है उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि साहित्यकार के द्वारा ही हम जो साहित्यकार के द्वारा लिखे गए जो शब्द होते हैं वो अजर और अमर होते हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होते। और हिंदी साहित्य तो इससे भरपूर भरा पड़ा हुआ है, इसमें कितने ही सारे मोती हैं जो हम समेट सकते हैं। तो मित्रों, ये मेरा शोध आलेख था जो मैं अति संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। मैं महात्मा गांधी महाविद्यालय अहमदपुर ज़िला लातूर महाराष्ट्र में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मेरे शोध पत्र का विषय है अभंग गाथा नाटक में मानवता। अभंग गाथा इस नाटक में डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने संत तुकाराम के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि धर्म जाति के नाम पर कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तुकाराम महाराज जब गांव में अकाल आता है तब घर का सारा अनाज भूखे लोगों में बांट देते हैं, यहाँ तक कि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं रखते थे। उनसे समाज की भूख प्यास नहीं देखी जाती थी। वह खुद पीड़ा सहते थे पर दूसरों को सुख देते थे। यह सच्चे संत की महानता होती है और यह उनमें कूट कूट कर भरी थी। हालांकि पत्नी से इस
दान धर्म के लेकर उन दोनों में बहुत बार कुछ बातें भी होती थी। हमेशा फतेह खां की सेवा करते रहते थे। फतेह खां एक सैनिक था एक जमाने का। जब मंबाजी और पाटिल गांव के किसान परिवार का खून करते हैं तो तुकाराम समझाते हैं खून का बदला खून से नहीं लिया जाता। जब रामेश्वर भट्ट उनसे कहता है कि तू धर्म की बातें क्यों करता है, क्यों धर्म की बातें लोगों को सिखाता है, तब तुकाराम कहते हैं कि सभी मानव प्राणी एक समान है, कोई भी किस पर भी अन्याय नहीं कर सकता। उन्हें चमार और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। वह हमेशा कहते हैं मैं जात पात वर्ण और दास्ता के विरुद्ध हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं सत्य बोलूंगा, समाज को सत्य की राह दिखाऊंगा। उनसे परेशान होकर रामेश्वर भट्ट उनकी सारी ग्रंथ संपदा पत्थर में बांधकर इंद्रायणी नदी में डुबो देता है। पर तब भी तुकाराम महाराज उनका विरोध नहीं करते, क्योंकि जो लोग मानवता के रास्ते पर हमेशा चलते हैं वह हमेशा दूसरों का हित ही देखते हैं। संत तुकाराम जब समाज हित को लेकर घर से बाहर निकलते तो पूरी तरह से समाज के हो जाते थे। जिसे जो जरूरत होती थी, जब उनके पास उससे जरूरत से संबंधित जो भी कुछ रहता था वह उसमें बांट देते थे। वह सिर्फ बातें नहीं करते थे, खुद का घर में एक अनाज की बोरी न रखते हुए सारा अनाज भूखों में बांट देते थे। उन्होंने अपने अभंग द्वारा धार्मिक आडंबर को महत्व नहीं दिया, बल्कि मानवता को उजागर किया। उन्होंने फतेह खां मुस्लिम था पर उसे हमेशा सहारा दिया। वह जो उसके सिर में जो जख्म था उसमें हमेशा इन्होंने मलम पट्टी की। उन्होंने समाज में जो गलत परिवेश परंपरा थी उसे अभंग द्वारा उसका सरासर विरोध किया। जात धर्म को उन्होंने कभी नहीं माना, सभी को सिर्फ वह मानवता की दृष्टि से देखते थे। उनके सामने दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन होता था। उसका उदाहरण डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने नाटक में दिया है कि वेश्या मंगला, उसका ही एक अच्छा उदाहरण देते हैं डॉक्टर नरेंद्र मोहन। वह तो पूरी तरह से विट्ठल के अभंग में सुर मिलाने लग गई थी, पर समाज में मुंबाजी पाटिल, रामेश्वर भट्ट, सिंह ब्राह्मण, डिंग ब्राह्मण जैसे लोग भी रहते हैं, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करते हैं। पर उनको भी संत तुकाराम ने सत्य और मानवता की राह पर चलने वाले मृत्यु तो होती ही है, इसी कारण तुकाराम की भी एक दिन मृत्यु होती ही है। पर इतना जरूर है कि डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने अभंग गाथा इस नाटक में संत तुकाराम की मानवतावादी दर्शन सभी को दिखाए हैं। इस नाटक में छोटे छोटे दृश्यों में संत तुकाराम का पूरा जीवन चित्रित करके मानवता धर्म किस तरह महान है यह दिखाने का पूरा प्रयास किया है। आयोजकों ने मुझे यहाँ बोलने का सुअवसर प्रदान किया, इस कारण मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और यहाँ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मैं डॉक्टर संगीता उप्ते, महाराष्ट्र। सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। खासकर पोरवाल मैम से मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि इतना सुंदर मौका उन्होंने हमें अवसर प्राप्त करा दिया है। और आज का जो विषय है, वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य, बदलाव और प्रासंगिकता। वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य में बदलाव तो अवश्य आएगा। घटना हो या स्थल आदि जो आंखों के सामने घटित होता है तो साहित्यकार उसे जरूर उठाएंगे, तभी तो साहित्य में जीवंतता आएगी। अपने विषय में 3 महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, एक परिदृश्य, दूसरा बदलाव और तीसरा प्रासंगिकता। परिदृश्य आंखों, देखिए हाल या आंखों के सामने जो घटित हुआ है वो साहित्य में आना, और दूसरी बात है जब साहित्य में जब हम उसे ले आते हैं तब बदलाव तो अवश्य होता ही है। और तीसरी जो बात है प्रासंगिकता। तो प्रासंगिकता
कोई भी सूचना, क्रिया या चीज किसी मामले या मुद्दे से कितना संबंध है, इस प्रसंग को साक्ष्य मानकर लिखा जाए तभी तो साहित्य की प्रासंगिकता को महत्व दिया जाता है। साहित्य के संदर्भ में प्रासंगिकता का सवाल बार बार उठाया जाता है। कई बार ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि प्रासंगिकता का सवाल साहित्य और समाज के संबंध का नहीं, बल्कि यह साहित्य सामाजिक उपयोगिता का सवाल है। और ऐसे ही प्रश्न साहित्य को श्रेष्ठ बनाता है, तभी तो यह साहित्य प्रासंगिक होगा। प्रासंगिकता का यह कसौटी है जिसके आधार पर किसी रचना या रचनाकार को कमतर या महत्वपूर्ण साबित किया जाता है। तभी तो साबित करने के लिए जी जान लगा देते हैं। तभी उनका साहित्य पढ़ते समय साक्षात चित्र आंखों के सामने ठहर जाता है। साहित्य स्वभावतः प्रासंगिक होता है और इस प्रसंग को प्रगतिशील साहित्य को जोड़ देंगे तो यह प्रासंगिकता में बदल जाता है। साहित्य की प्रासंगिकता बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर निहित है। कोई भी श्रेष्ठ रचना संवेदना से जुड़ती है, जीवन के गहरे मर्म को पकड़ती है, अंदर के तारों को झंकृत करती है। भीतर ही भीतर ऐसा कुछ घटित होता है कि हमारा उससे एक गहरा आत्मीय रिश्ता बन जाता है। ऐसा साहित्य हमेशा प्रासंगिक रहेगा और महत्वपूर्ण भी रहेगा। अब जो दौर चल रहा है, यह दौर चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि साहित्यकार चुप बैठे हैं। लंदन में स्थित तेजेंद्र शर्मा जी, उनकी जुबानी ये वाक्य है कि आज भी कलम और कागज लेके उस घटना पर, उस स्थल पर जाकर उन्होंने उन लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। तभी तो साहित्य में जीवंतता आएगी, और जब साहित्य में जीवंतता आएगी तभी तो रस निर्माण होगा, पढ़ने में रुचि निर्माण होगी, और हमें वह घटना जो पिछले साल हो या कई सालों के बाद हो, जब घटना हम पढ़ते हैं, पाठक जब पढ़ते हैं, वो साहित्य में एक अपनापन आता है। इसीलिए जाते जाते मैं 2 लाइन आपके सामने रखना चाहती हूँ। दौर तो बदलेगा और लब भी मुस्कुराएंगे, दौर तो बदलेगा और लब भी मुस्कुराएंगे, वक्त के फरिश्ते जब खुशियां लेकर आएंगे, वक्त के फरिश्ते जब खुशियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।